आज के टाइम पे ना आतंकवाद में और एस्ट्रोलॉजर में बस इतना फ़र्क रह गया है कि आतंकवादी एक बंदूक दिखा के डराता है और एस्ट्रोलॉजर्स ना ये राहु केतु शनि को बोलकर डराते हैं। एआई कभी भी ज्योतिष विद्या को क्रैक नहीं कर सकता। कि हम कैसे इनकम इंक्रीज कर सकते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से। केपी में बड़ा सरल है, कितना प्रचंड रूप में मंगल दोष हो, कितना प्रचंड रूप में कालसर्प दोष हो, अगर भाग्य में पैसा लिखा है तो वो आकर रहेगा। राहु नाम तो सुना ही होगा। तो राहु चक्कर कटवाता है, इतना तो समझ में आ गया। तो बेहतर है ना आप खुद ही चक्कर काटने लगो। कैसे? बड़े बुजुर्ग क्या गए, जब भी मंदिर जाते हैं परिक्रमाएं करो। आजकल ना मेजॉरिटी में लोग प्रोफेशंस में बहुत डिस्टर्ब हैं। लोगों को पता नहीं क्या करना है, करते हैं छोड़ देते हैं, बदलते रहते हैं, फाइनेंशियली चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत लोग डिस्टर्बेंस होता है। तो जितने लोगों को स्पेशली प्रोफेशन से रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं, वो चैलेंजेस के कारण ये त्रिकोण है 159। अब इसका एक और अच्छा सोल्यूशन दूं, 5वां घर स्पोर्ट्स का होता है। किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाओ। जिन लोगों की नौकरी में समस्या आ रही है, नौकरी नहीं लग रही, 5वां घर इज द मेन विलन। ऊपर जो ग्रह बैठे हैं ना, उन्हें नहीं पता, उन्हें आपसे मुझसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, वो अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे पॉजिटिवली नेगेटिवली क्या ले रहे हैं। भाई कर्म तो ऐसी चीज़ है जो हर युग में भगवान को उतर के आना पड़ा अपने कर्म भोगने के लिए, तो कर्म से कोई नहीं बचा। इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि किसी पे 7.5 आई, जब कोई प्रधानमंत्री पीएम जैसे लेवल पे पहुंचा है, वो शनि की 7.5 में। अब रिलेशनशिप हील करने के बहुत अच्छे तरीके हो सकते हैं। वो सारस मोर्तोजा, वन ऑफ द बेस्ट स्विच वर्ड्स। आप इसे यूज़ करो 55 टाइम्स इन अ डे। कॉन्वोलेक्सा से पैसा तो कमा ले, पर वो सारस मोर्तोजा से रिलेशन भी कमा लेते हैं। कि कोई फ़ायदा नहीं इतना पैसा कमाने का जो अपनी सेहत सेक्रीफाइस करके आई। सर्जरी का कारक जैसे मंगल है, बोन्स ब्रेक होती हैं, टूटती हैं, उसका कारक सूर्य हो सकता है। अब जैसे वेरिकोवेंस या नसों से संबंधित या स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित कोई समस्या है, वो मर्क्यूरी की है। संस्कार भाई, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप लोग बताएं। पहले तो लोग कहेंगे कि इतनी छोटी उम्र में इतना सारा ज्ञान आपने कहाँ से अर्जित किया, कैसे आपने सीखा। तो मैं बता दूं कि ऑडियंस को कि जो संस्कार भाई हैं वो पिछले 12 सालों से एस्ट्रोलॉजी फील्ड में अपने आप को कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प में या उनको सिखाने में काम करते हुए आ रहे हैं पिछले 12 सालों से। बाकी तो देखिए, ये तो मैंने बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है आपके बारे में, पर बाकी आपसे समझेंगे। पर मैं टॉपिक समझाना चाहूँगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही हमारे लिए न्यू है। क्यों? बिल्कुल, हमने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करी है, पॉडकास्ट करे हैं, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, हमने लाल किताब के ऊपर पॉडकास्ट करे हैं, वास्तु के ऊपर करे हैं, बट केपी एस्ट्रोलॉजी ये हमारे लिए भी नहीं है और शायद हमारी ऑडियंस के लिए भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है हमारे लिए। बेसिकली मैंने इसको समझा और पढ़ा तो मुझे लगा कि ये काफ़ी यूनिक है और इसमें काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, एकदम, जो आप सिखा भी रहे हैं स्टूडेंट्स को। बिल्कुल। पर हमारे, अगर हम द पिक्सल टॉक्स की बात करें तो वो फर्स्ट ऐसा एपिसोड है जो केपी एस्ट्रोलॉजी को हमने डेडिकेट किया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं ऑडियंस का भी और उनका इंतज़ार ख़त्म कराते हैं और उनको बताते हैं कि जो हमारे संस्कार भाई हैं वो क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं और किस तरीके से इस लाइन पे आए और क्या जर्नी रही है। सबसे पहले तो कुणाल भाई और शुभम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपॉर्चुनिटी देने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि मैं कौन हूँ और मेरे जो विद्या है केपी एस्ट्रोलॉजी वो क्या है। तो चलिए मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी बता देता हूँ आप लोगों को। बिल्कुल। दरअसल मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, वो ऑलरेडी एक एस्ट्रोलॉजर है और काफ़ी पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर हैं पुणे में, है ना। तो मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी ना, वो एक्चुअली मेरी सिस्टर के द्वारा ही हुई थी। बट एक छोटा सा इंसिडेंट जो था जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैं जब 14-15 साल का था तो मैं अपनी स्टडीज़ में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो ड्यूरिंग दैट फेज मेरे पेरेंट्स को लगा कि एक एस्ट्रोलॉजर से मिलना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर की बात तो सुनता ही नहीं था। वो होता ही है, भाई बहन के बीच में नोक-झोंक तो चलती रहती है। सभी के साथ है। तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर से जाकर मिला। उस एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया एग्जैक्ट मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं स्टडीज़ में। अच्छा, मैं पढ़ नहीं पाता था, मैं पढ़ना तो चाहता था, बस कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड सर्कल। और उसमें भी एक स्पेसिफिक एक ऐसा फ्रेंड था
तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने यहाँ तक ये भी बोल दिया कि इनका कोई मित्र है जिसका नाम टी से शुरू होता है, जो उन्हें पढ़ने नहीं दे रहा है। अच्छा। जी हाँ। सो मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही शॉकिंग एक्सपीरियंस रहा था। तो आई वॉज शॉक्ड, मैंने ये इनको कैसे पता। अब एक छोटा बच्चा 14-15 साल का, क्यूरियोसिटी तो होती है। पता है मैं बचपन में ना, मैं इन सब चीज़ों को मानता नहीं था। मुझे बनना था मैजिशियन, मैं मैजिक्स दिखाता था। स्कूल में भी लोग मुझे छोटा जादूगर बोलते थे। अच्छा। लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद सबसे बड़ा अगर कोई जादू हो सकता है ना, तो वो इस विद्या में छुपा है। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई। दैट पॉइंट चेंज्ड माई लाइफ। मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ से पढ़ा जा सकता है, आपने कैसे बताया? तो उन्होंने हंस के मुस्कुराकर बोला, पढ़ो समझो तो जानो। तो मैंने उनसे पूछ भी लिया कि कहाँ से पढ़ सकते हैं भाई। तो उन्होंने कुछ सीधा उत्तर तो नहीं दिया, पर मैं भागता हुआ अपने सिस्टर के पास गया और मुझे सीखना है। मेरी सिस्टर हमेशा से बोलती थी तेरी डेस्टिनी ये है, कौन सुने। तो अब वहाँ से जर्नी शुरू हुई। और सबसे पहली जो बुक थी बृहद पराशर होरा शास्त्र, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए। नॉर्मली जर्नी लोगों की वहीं से शुरू होती है, तो मेरी भी जर्नी वहीं से शुरू हुई। उसके बाद मेरी सिस्टर ने बहुत मदद की, छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी उन्होंने मेरी लर्निंग को इतना स्मूथ बना दिया, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया कि अगर हम गोलगप्पे खा रहे हैं तो बता भाई इसमें कौन सा प्लैनेट इन्वॉल्व है। अब मैं सोचता था कौन सा इन्वॉल्व है। हम सो रहे हैं, पंखा चल रहा है, बता क्यों चल रहा है। तो जैसे फिजिक्स होती है ना हमारे इर्द गिर्द, उन्होंने उस फिजिक्स को ना एस्ट्रोलॉजी में ही कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेरी जर्नी रही है। अगर ऐसी सिस्टर हर किसी के पास हो तो आप जैसा तो ज़रूर बन सकते हैं। बिल्कुल। तो वो जो मेरा क्वेश्चन था कि इतनी छोटी एज में आपके पास इतनी सारी नॉलेज कहाँ से आई, तो वो कहीं ना कहीं इसका आंसर मुझे अभी यहाँ से मिला कि आपकी सिस्टर ने आपको ट्रेंड किया है पूरे तरीके से। अभी ऑफ कैमरा भी जब हम बात कर रहे थे तो तब आपने बताया था कि आप वास्तु में भी हैं, आप न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, काफ़ी सारे वेदा हैं जिसमें आप काम करते हैं। ऑलरेडी आप उसमें सारा काम कर ही रहे हैं। तो आज हम दोनों को भी आपने ये समझना है कि हम आपके दो स्टूडेंट बैठे हैं, बिल्कुल, जो आपसे बेसिक से समझना चाहते हैं। और जो भी ऑडियंस अभी यहाँ पे हमें देख रही है, जो जहाँ तक भी ये पॉडकास्ट हमारा जा रहा है, सबको ये पता लग जाए कि मेरी लाइफ में केपी एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है। मुझे तो इतना पता है, अगर वो मेरी हेल्प कर रही है तो अच्छी चीज़ है। हाँ, और जो आजकल हमने मुहिम चला रखी है कि हम कैसे इनकम इंक्रीज कर सकते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से, क्या वो हेल्प कर सकती है हमारी? बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, तो फिर तो अच्छी चीज़। बिल्कुल। हम पीछे पड़े हुए हैं कि 2025 में खुद भी पैसा कमाना है और सबको कमा के देना है इस नॉलेज से, कि सबको पता लग जाए भाई वास्तु के हिसाब से आप ऐसे पैसा कमा सकते हो, न्यूमरोलॉजी से आप ऐसे पैसा कमा सकते हो, लाल किताब से, केपी एस्ट्रोलॉजी से, तो हर तरफ से पैसा कैसा कमाना है वो हमें जानना है। चलिए, तो सबसे पहले तो ना केपी एस्ट्रोलॉजी समझने से पहले समझते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी की फुल फॉर्म क्या है। लोगों को लगता है केपी एस्ट्रोलॉजी है मतलब वो क्या ही है और कैसे काम करती है। तो बेसिक से ही शुरू करते हैं, और मैं बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करूंगा जैसे आप लोग मेरे एकदम फ्रेशर स्टूडेंट हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी का शब्द आज शायद पहली बार सुना है। बिल्कुल। चलिए, तो जो कृष्ण मूर्ति पद्धति, इसकी फुल फॉर्म है दरअसल एक साउथ के पर्सन लेट कृष्ण मूर्ति जी, जिनका ये मानना था कि जब भी कोई जुड़वा बच्चे होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए। दरअसल होता क्या है ना, हमारी जो कुंडली, लगन कुंडली बनती है, देखो एक सीधी सी बात है, जिस समय पर आप पैदा हुए उस समय पर, उस तिथि पर, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर अंतरिक्ष में मान लो एक स्क्रीनशॉट खिंच गया। कोई ग्रह आपसे बहुत दूर होगा पृथ्वी से, कोई बहुत नज़दीक होगा, लेकिन जो उसकी ऊर्जाएं हैं वो आपके शरीर में आपके जीवन भर उसी प्रकार काम करेंगी। ठीक है जी हाँ। तो क्या होता है कि जब हमारी कोई कुंडली बनती है तो 2 घंटे तक एक ही लगन या एक ही राशि, क्या होता है ना, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। क्रिकेट तो आप सबने शायद देखा हो, खेला हो। बिल्कुल। क्रिकेट है, बैडमिंटन है, सॉकर है। अब क्या होता है ना, इसमें ना रिसोर्सेज लगते हैं। जैसे क्रिकेट की अब मैं बात करूँ तो क्रिकेट में बैट चाहिए, बॉल चाहिए, स्टम्प चाहिए, एम्पायर चाहिए, प्लेयर चाहिए। बिल्कुल, ये रिसोर्सेज हैं। ऐसे एस्ट्रोलॉजी में भी रिसोर्सेज हैं, राशि, घर यानी हाउसेस, ग्रह यानी प्लैनेट्स। ये 3 रिसोर्सेज हैं। जो इन्हें पढ़ना सीख गया वो एस्ट्रोलॉजर बन गया, जो उनको खेलना सीख गया वो क्रिकेटर बन गया। तो बहुत सरल है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कृष्ण मूर्ति जी का, एक साउथ का पर्सन जिनका डाउट था कि 2 घंटे में अगर जितने भी बच्चे पैदा होंगे क्या सबकी डेस्टिनी, सबका भाग्य सेम होगा? उत्तर है ना, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं। आप लोग भी इसी से मैं मानता हूँ इत्तेफाक रखते होंगे। 2 घंटे के भीतर तो कोई भी बच्चा अगर पैदा होगा तो सबकी डेस्टिनी सेम नहीं होगी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ऐसे मेथड को डेवलप किया जिस मेथड के अंदर हमने जाना उप नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं स्पेशली,
और उनके ऊपर काम किया। अब ये कहाँ से आया? ये आया वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और मल्टीपल एस्ट्रोलॉजी को जो उनके बेस्ट पार्ट हैं उन्हें पिक किया, मर्ज नहीं किया। जो उनके बेस्ट पार्ट हैं उन्हें पिक करके एक नई डेफिनेशन बना दी। अच्छा, क्या होता है ना, मार्केट में जब कोई चीज़ नहीं आती है ना तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल। जैसे कि बिस्लरी का जब पानी आया था, लोग बोले पैक्ड वाटर कौन खरीदेगा, हमारे यहाँ तो इंडिया में पानी भरपूर है, फ्री है, कौन खरीदेगा, एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन आज वही लोग हैं जो कहीं पर अगर जाते हैं ना तो वो 20 रुपए की बोतल खरीद कर पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो स्टार्टिंग में चीज़ों को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो कृष्ण मूर्ति जी और उनके स्टूडेंट के साथ भी यही प्रॉब्लम आई थी। तो वहाँ पर उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने हर किसी से ये बोलना शुरू कर दिया, वी आर नॉट द एस्ट्रोलॉजर्स, वी आर जस्ट कृष्ण मूर्तिज फॉलोअर। और इसी कारण इस पद्धति का नाम कृष्ण मूर्ति पद्धति पड़ा। केपी एस्ट्रोलॉजी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आपने देखा होगा हर कोई एस्ट्रोलॉजी पे, जैसे अब मैंने बताया कि बृहद पराशर होरा शास्त्र जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, नाम तो वैदिक है लेकिन रचयिता तो ऋषि पराशर जी थे, पर इनके नाम पे नहीं गया, तो इसलिए कृष्ण मूर्ति जी के नाम पर इस पद्धति का निर्माण हुआ। तो अभी आपने कहीं ना कहीं हमें छोटा सा हिंट दिया कि केपी एस्ट्रोलॉजी कैसे डिफरेंट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, बट अगर इस चीज़ को हम डिटेल में समझना चाहें कि जिन लोगों को पता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे वो काम करते हैं या कुछ भी उसके बारे में पता है, तो क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर लोगों के मन में ये रहता है कि डिफरेंट है, ये पहली बार नाम सुना है। शायद बहुत सारे ऑडियंस ऐसी भी होंगी, शायद आप लोगों ने भी पहली बार नाम सुना होगा। दरअसल होता क्या है ना, वैदिक काम करती है पर्टिकुलरली योगों पर, दोषों पर, इसी के साथ साथ कुछ कॉम्बिनेशन पर, ठीक है। अब केपी जो काम करती है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। वैदिक में कभी आपने सुना होगा, आपने बड़ा प्रचलित है ये गुरु चांडाल दोष या काल सर्प दोष भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। बिल्कुल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, काल सर्प दोष है या नहीं इसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, पर लोगों का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है इसके नाम पर, मैं सीधी बात बोलता हूँ, क्योंकि इसका कोई प्रमाण शास्त्रों में है ही नहीं। अच्छा, ओके। जी हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इसको किसी और नाम से बुलाई जाती हैं, ठीक है, उसके विषय में हम बात नहीं करते। लेकिन केपी ना बहुत सरल है। केपी आपको ये नहीं बोलेगी मंगल दोष है। क्या होता है ना कि अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो जाता है तो बोलता है जातक की शादी में परेशानी आती है। पर केपी में बड़ा सरल है, कितना प्रचंड रूप में मंगल दोष हो, कितना प्रचंड रूप में काल सर्प दोष हो, अगर भाग्य में पैसा लिखा है तो वो आकर रहेगा। अच्छा, जी हाँ, अगर भाग्य में अच्छी मैरिज लाइफ लिखी है तो वो मंगल दोष हो, कुछ भी हो, वो आपको मिलेगी। ये क्लैरिटी है। ज्योतिष विद्या वो नहीं जो किसी से किसी की उम्मीद छीन ले, ज्योतिष विद्या तो वो है जो किसी को जीने की नई उम्मीद दे, और केपी एस्ट्रोलॉजी वो उम्मीद है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि गुरु चांडाल दोष हो गया आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली में तो राज ही हो गया। अब सामने वाला बोलता है भाई जेब फटी पड़ी है, पैसे हैं नहीं, कैसा राजयोग, किस प्रकार का राजयोग, 10 एस्ट्रोलॉजर पे जाता हूँ, 10 के 10 बोल देते हैं गज केसरी राजयोग है, विष्णु लक्ष्मी राजयोग है ना। या फिर सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में काल सर्प दोष है, क्यों इतना पैसा कमा लिया, फिर क्यों उनकी लाइफ का बार ग्राफ ऐसे ऐसे नहीं चला, क्यों उनकी संतान हो गई, है ना। तो समझने का विषय है ये सभी चीज़ें। केपी में ऐसा कुछ नहीं है। केपी सरल है, सिंपल है। अगर चीज़ भाग्य में वो चीज़ लिखी है तो मिलेगी, बाय हुक बाय क्रुक। भाग्य में ये टोना टोटका भी लिखा है ना तो मिलेगा। ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जाएं लिखी हैं, मिलेंगी। भाग्य में दुख लिखा है, मिल सकता है। तो अगर और डीप समझें हम इसको, जैसे आपने अभी तो देखिए बहुत ही, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम ऊपर ऊपर से चल रहे हैं, थोड़ा सा हम अगर और डीप जाएं केपी एस्ट्रोलॉजी के, और हम समझें कि जैसे आपने बताया कि जो चीज़ होनी है वो होके रहेगी, चाहे पैसा मिलना है तो मिल के रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो वैदिक है उसमें तो हम लोग कुंडली, घर, जैसे आपने बताया, तो वैसे ही केपी भी इसी तरीके से वर्क करती है या उसका कुछ पैटर्न अलग है? देखिए, केपी का जो पैटर्न है ना वो अलग नहीं है। ओके। वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक पेड़ है, एक बहुत विशाल पेड़, और उस पेड़ की शाखाएं हैं भिन्न भिन्न प्रकार की ज्योतिष विद्याएं। जैसे केपी भी समझ लीजिए उस पेड़ की एक शाखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो इंट्रोडक्ट करती है। वैदिक में आपको ना वर्गा चार्ट्स रीड करने पड़ते हैं। एक लगन कुंडली के अलावा D9 है, D4 है, D7 है, संतान के लिए D7, ठीक है। उसके बाद आपको अगर शादी के लिए देखना है D9, इसके अलावा अगर आपको देखना है अपने कारोबार के लिए D10 चार्ट। तो भिन्न भिन्न प्रकार के वर्गाज हैं। लेकिन कृष्ण मूर्ति जी ने क्या करा, इसे एक सिस्टमेटिक तौर पर तैयार कर दिया।
सिर्फ 2 ही चार्ट होते हैं जो देखे जाते हैं, एक होता है यहाँ पर लगन यानी राशि चार्ट और दूसरा होता है भाव चलित। अब ये भाव चलित चार्ट में कई बार ऐसा होता है राशियाँ रिपीट हो जाती हैं, ग्रह पीछे पोजीशन में चले जाते हैं। अब लोग हो जाते हैं कंफ्यूज कि यार ये कैसे संभव है ना? क्योंकि मैं भी हो रहा हूँ अभी। हाँ एकदम। मैं आपको बताता हूँ इसका बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट। मैंने बताया था वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को मर्ज किया गया। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल सा। दरअसल क्या होता है ना, हमारी पृथ्वी गोल है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन वो जो रोटेशन पे घूम रही है दैट इज नॉट राउंड, दैट इज ओवल शेप। अब एक राउंड को मैं आपको एक पेपर पे राउंड ड्रॉ करके स्क्वायर ड्रॉ करके दे दूं और बोलूं इसे 12 पार्ट में डिवाइड करो, आपके लिए बहुत सरल होगा इक्वली 12 पार्ट को डिवाइड करना। लेकिन एक रेक्टेंगुलर को कर सकते हो? नहीं। अंडाकार शेप को कर सकते हो? इट इज इम्पॉसिबल। तो ये कारण है जहां पर कई बार किसी राशि में भाग ज़्यादा आता है और ज़्यादा आने की वजह से प्लैनेट को लगता है कि अभी तो हम इस राशि में एंटर ही नहीं करें, तो वो भाव चलित में पीछे चला जाता है। इसको समझाने का एक बड़ा सरल तरीका, आपकी जो पृथ्वी आज हमारी है, जब वो एक्लिप्स शेप में घूमती है यानी सूर्य के जब वो चक्कर काटती है, तो आप लोगों ने पढ़ा है ना 365 दिन होते हैं जी बिल्कुल। बट ये भी पढ़ा होगा एग्जैक्ट 365 नहीं होते, दैट इज 365.242374 डेज। तो ये जो पर्टिकुलर एरर है ना, ये एरर इसी वजह से है क्योंकि वो एक्लिप्स शेप में है। ओके लीप ईयर आता है ना हमारा 4 साल में एक बार, दैट इज द रीजन। तो इसी वजह से भाव चलित को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है केपी कुंडली में या कृष्ण मूर्ति पद्धति में। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा और डिफरेंशिएट और थोड़ा और गहराइयों में ले जाती है। तो उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक कर दिया। अब केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक में मैं सिंपली बोलूँ, वैदिक में क्या होता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ जो अक्सर मैं बताता हूँ। आपने एक टॉर्च ली और एक टॉर्च में जैसे ही लाइट चलाई, वो लाइट ट्रैवल करती है और किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल करती है। ये कुछ इस प्रकार है। वो चलती कैसे है, एक बल्ब होता है और पीछे होता है एक रिफ्लेक्टर। इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से लाइट आगे ट्रैवल करती है। तो बल्ब को हम मान लेते हैं राशि, या चलो प्लैनेट मान लेते हैं, ठीक है, एक प्लैनेट है और जो पीछे रिफ्लेक्टर है वो एक राशि या फिर एक घर है। वैदिक में ये बोला जाता है कि जब कोई प्लैनेट जिस राशि या जिस घर में बैठता है वो उसके परिणाम देता है। सिंपल है। टॉर्च कोऑर्डिनेट कर रही है ना, वैसे ही कोऑर्डिनेट करते हैं प्लैनेट और राशि या हाउसेस। लेकिन सोचो उस टॉर्च के आगे मैं एक येलो कलर का या रेड कलर का या ब्लू कलर का एक ट्रांसपेरेंट पेपर लगा दूं। अब लाइट जैसे ही उस पर रिफ्लेक्ट करेगी वो अपनी रिफ्लेक्शन चेंज कर देगी, कलर विल बी चेंज। वो जो ट्रांसपेरेंट पेपर है वो है नक्षत्र। ओके यानी आज प्लैनेट किस राशि में बैठा है, किस घर में बैठा है, डजंट मैटर। ये डिसाइड करता है वो किस नक्षत्र में बैठा है। और प्लैनेट कभी भी अपने परिणाम नहीं देता, वो जिसके नक्षत्र में बैठा है उस प्लैनेट के परिणाम देता है। ओके मतलब ये कुछ ऐसा है, मैं चाहता हूँ भाई कि मुझे ना आज एक गाड़ी खरीदनी है, एक 4 व्हीलर खरीदनी है और बढ़िया सी 4 व्हीलर खरीदनी है। पर मेरे चाहने से क्या होता है, जब तक मेरे पिताजी मुझे अनुमति नहीं देंगे। तो मेरे पिताजी ने क्या चाहा वो मैटर करता है, ऐसे ही नक्षत्र ने क्या चाहा वो मैटर करता है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सटीक उत्तर देने में बाध्य हो गई। अब चीज़ वही है बट उसको और ज़्यादा कस्टमाइज कर दिया। अब यहाँ पर ना नंबर्स पढ़ते हैं। ओके जी हाँ, यहाँ पर सच बताऊं तो यहाँ पर जोडियक पे नहीं जाना, कुंडली नहीं देखनी, आप खाली प्लैनेट को और एक कस्पल सबलॉट टर्म होता है। वो क्या होता है? अच्छा अभी बताते हैं इसको भी। तो दरअसल प्लैनेट को और उस कस्पल सबलॉट टर्म को इनहेंस कर कर आपको वैदिक चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसमें नंबर्स कोऑर्डिनेशन होते हैं, उन्हें देखकर बता सकते हो जीवन में चल क्या रहा है किसी के। अच्छा, इतना इजी? यस, ABCD तो पढ़ी है ना सबने, बचपन में ABCD पढ़ाई गई थी जिसमें 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेकिन उन 26 अल्फ़ाबेट से अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस बनते हैं, अनलिमिटेड। सोचो जब 26 इतना तगड़ा काम कर सकते हैं तो हमारे पास तो 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, 4 तत्व हैं, 12 राशि और 12 घर हैं। तो इसीलिए आज तक कोई भी AI इतना डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारी न्यूरॉन्स चल रहे हैं ना दिमाग में, सिर्फ वही कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आज तक AI के पीछे लोग भागते हैं, भागने दो। AI कभी भी ज्योतिष विद्या को क्रैक नहीं कर सकता। उसके लिए भी एक नई लर्निंग है, जैसे हम लोगों के लिए होती है। जब भी कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर,
देखो बिजनेस करने वाले बहुत हैं आज के टाइम पे ना। आतंकवाद में और एस्ट्रोलॉजर में बस इतना फर्क रह गया है कि आतंकवादी एक बंदूक दिखा के डराता है और एस्ट्रोलॉजर्स ना ये राहु केतु शनि को बोलकर डराते हैं। तो ये बहुत नेगेटिव प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन ज्योतिष विद्या बहुत सरल है, वो आपको रास्ता दिखाने में काम करता है। अब आपने क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल कस्पल सबलॉट। बिल्कुल। देखो केपी ज्योतिष में और वैदिक में एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ भी है। वैदिक ये बोलती है जो प्लैनेट जिस घर में बैठ गया उसके परिणाम देगा, या जो प्लैनेट जिस घर का मालिक है उसके परिणाम देगा। सीधी सी बात है भाई, अगर आपका घर है और आप अगर उस घर के मालिक हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसे डिज़ाइन करेंगे। अब आपके घर में कोई अच्छा आपका मित्र आके बैठेगा तो आप कंफर्टेबल हैं, और कोई दुश्मन आके बैठ गया तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो वैदिक यही कहती है कि अगर किसी के घर में, किसी ग्रह के घर में कोई मित्र आके बैठा तो बढ़िया परिणाम, और शत्रु आके बैठा तो बेकार परिणाम। पर कस्पल सबलॉर्ड क्या है? CSL एक टर्म है, कस्पल और सबलॉर्ड ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कस्पल टर्म क्या होती है ना, ये टर्म होती है द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अ हाउस। केपी ज्योतिष ये बोलती है घर किसके नाम पर है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब घर मान लीजिए कुणाल जी आपके पिताजी के नाम पर है, बिल्कुल, पर एक मैं सिंपल सी बात करता हूँ, एक घर है जिसे आप रेंट पे भी नहीं उठा सकते, तो क्या घर आपको कमा के दे सकता है? अब मान लीजिए आपके पिताजी के नाम पर है और पिताजी पिताजी ने बहुत मेहनत करी है, बट अब आपने सारा दामोदार अपने कंधे पर उठा लिया है, आपके पिताजी कुछ नहीं करते। तो जिसके नाम पर घर है, क्या ये चीज़ इतनी मायने रखती है कि उन्हें कमा के खिला सकती है? नहीं। घर का कर्ता कौन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो कस्पल का एक तरीके से मतलब समझ लीजिए कि उस घर को रूल कौन कर रहा है, उस घर का कर्ता कौन है, क्लोजेस्ट पॉइंट कौन है, उस घर के सबसे करीब कौन है जो उस घर को चला रहा है। इसीलिए घर का स्वामी कौन बना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस घर का कस्प कौन बना वो इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरा टर्म आता है सबलॉर्ड। सुना है कभी सबलॉर्ड? नहीं। हिंदी में ना इसे उपनक्षत्र बोलते हैं। तो ये क्या होता है, मैंने जैसा बताया था 2 घंटे के भीतर एक लगन होती है, 2 घंटे के भीतर जितने बच्चे पैदा होंगे सबकी डेस्टिनी सेम नहीं हो सकती। यहीं पर सारा क्रक्स है। एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं और एक राशि 2 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली यानी 120 मिनट्स तक रहती है। तो 2.25 नक्षत्र हैं, तो इसका मतलब यह है कि लगभग 55 मिनट तक एक नक्षत्र रहेगा। 55 110 मिनट और प्लस 10 मिनट का 2.25 मतलब जो सवा नक्षत्र है, हम ये मानते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 55 मिनट्स का एक नक्षत्र रहता है। तो 55 मिनट में जितने लोग पैदा होंगे उनकी डेस्टिनी सेम होगी? नो। देन आता है उपनक्षत्र, जो नक्षत्रों को भी भिन्न प्रकार से डिवाइड कर दिया। अब एक छोटे से छोटा सबलॉर्ड 2 मिनट और बड़े से बड़ा 7 से 8 मिनट में बदल जाता है। ट्विन बर्थ में भी इतना टाइम लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मान लो 12:01 पे कोई सबलॉर्ड बदलना था और पहली संतान हुई 12 बजे और अप्रॉक्सीमेटली 40 सेकंड पे, और दूसरी संतान हुई 12:01 और 30 सेकंड पे। अब इस बीच तो सबलॉर्ड बदल गया ना, तो डेस्टिनी चेंज हो गई। दैट इज द क्रक्स। तो सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड यानी उस घर का सबसे नजदीक वाला बिंदु, वो ग्रह, दैट इज कस्पल सबलॉर्ड। ओके, तो मतलब कि अगर मैं जितना समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से तो काफ़ी बड़ा वेद है, उसको समझने में भी मुझे ऐसा लगेगा कि इतने छोटे से एपिसोड पे तो हम नहीं समझ पाएंगे ठीक से। तो कोशिश पूरी रहेगी। हाँ, पर आपने जितना एक्सप्लेन किया उससे मुझे इतना समझ ज़रूर आ गया कि बहुत क्विकली हम लोग इसमें से अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं। एकदम, ये मेरे को समझ आया। तो टेक्निकल पार्ट तो हम चाहे इस एपिसोड में ना समझ पाए, पर हम इतना सर जरूर जानना चाहेंगे कि केपी एस्ट्रोलॉजी आपके लाइफ के किस किस सेक्टर्स में आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए, मैं एक चीज़ आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आजकल ना मेजॉरिटी में लोग प्रोफेशंस में बहुत डिस्टर्ब हैं। लोगों को पता नहीं क्या करना है, करते हैं छोड़ देते हैं, बदलते रहते हैं, फाइनेंशियली चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत लोग डिस्टर्बेंस होता है। केपी यहाँ पर सबसे ज़्यादा कारगर साबित होती है। अब आप ही बताइए, अगर आप लोग एक रियल एस्टेट के बिजनेस में पिछले 15 साल से, और भगवान ना करे वो बिजनेस नहीं चल रहा पिछले 10-12 साल से, पर 3 साल बहुत अच्छा चला था, दैट मीन्स 15 साल में आपने कुछ कमाया है नहीं, पर नॉलेज तो ज़रूर कमाई है। अब किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, अब मैं वैदिक को नहीं बोलूँगा यहाँ पर, किसी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ ना, तो वो क्या बोलता है, अरे आपकी दशा बदल गई है, अब ये काम आपको सूट नहीं करेगा, आप रियल एस्टेट बंद करो और दुकान खोल लो। कितना मुश्किल है। और क्या आपको लगता है सही सलाह हो सकती है? नहीं। जिसने अपने जीवन के 15 साल किसी चीज़ को 20 साल 25 साल दे दिए, उसके लिए किसी चीज़ का परिवर्तन मुझे तो नहीं लगता कि एक अच्छे ज्योतिष की पहचान है। केपी क्या करती है?
अब मान लो कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है रियल एस्टेट का, जैसा मैंने एग्जांपल लिया, और उसका काम नहीं चल रहा, तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ। अप्रैल 2024 की बात है, छत्तीसगढ़ के एक बिल्डर हैं जिन्होंने पिछले 4 साल से चैलेंजेस ये फेस करे कि वो जो भी बिल्डिंग बना रहे थे उसमें सेल आउट हो ही नहीं रही थी। और उससे पहले भी उनकी बिल्डिंग्स में ना 1, 2, 3, 4 फ्लैट रह ही जाते थे जो सेल आउट आज तक नहीं हुए। पिछले 20 सालों से वो इस चीज़ को करते आ रहे हैं और वहाँ पर वो उनको डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस, और 2-3 बार तो वो बता चुके हैं, ऐसी हालत भी हुई कि मैं बैंकरप्सी की तरफ चला गया। अच्छा। जी हाँ, पर मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, पर छोड़ने का मन नहीं करता। मेरे फैमिली भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, बट कभी मेरा इच्छा नहीं हुई। मुझे लगता है कि मैं इसमें कुछ कर जाऊँगा। देर है पर अंधेर नहीं, वही वाली बात है। जब वो मुझसे मिले तो उन्होंने बोला, मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि आप ये छोड़ दो, ये मत करो, आप ना क्या बोलते हैं, अपना ना कोई दूसरे फील्ड में चले जाओ। तो मैंने पूछा अभी किस प्रकार की फील्ड? तो बोलते गाड़ियाँ बेचो। अब मैं माथा पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा गाड़ियाँ और रियल एस्टेट, दे बोथ आर वेरी डिफरेंट। हाँ ठीक है, बंदे को, पर्सन को बिजनेस सेंस आ गया, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि वो गाड़ियाँ बेचने लगेगा। अब वहाँ पर मैंने प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट देखा। मैंने जैसा कि बताया था, यहाँ पर नंबर्स कोऑर्डिनेशन होते हैं। अब उनकी कुंडली में जो नंबर कोऑर्डिनेट हो रहे थे ना, दैट इज 8, 9, 4 एंड 10। ओके। 4 नंबर की प्रेजेंस से मुझे इतना तो पता चल गया था ये रियल एस्टेट के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते जीवन में। 8 नंबर डिफिकल्टीज का होता है। 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स। ओके। लेकिन 8वां घर ना रहस्य में चीज़ों का होता है, जितनी भी सीक्रेटिव चीज़ होती हैं। 9th हाउस पूजा पाठ का होता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ का होता है। तो जैसे ही वो मेरे पास आए तो मैंने बोला आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, अभी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है? हाँ जी, मेरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ के, कोई उन्होंने जगह बताई थी, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, तो अभी शुरू ही हुआ था, बट वही कहानी है। 5 उसमें फ्लैट्स हैं। तो मैंने उनसे इतना बोला, क्योंकि मुझे इन्वॉल्वमेंट दिखा था 8th हाउस का, 9th हाउस का, और प्लैनेट भी थे मर्क्यूरी एंड केतु। अब जो बुध और केतु है ना, उसको हम जनरली गणेश भगवान से जोड़ते हैं। अच्छा। 8th हाउस सीक्रेसी का है, 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का है। तो मैंने उनसे इतना बोला कि आप एक काम कीजिए, जो फ्लैट्स आप बनवा रहे हैं ना, सबसे पहले तो उस फ्लैट में एक गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करवाएं। अच्छा। बोले सर उससे क्या होगा? मैंने कहा करवाइए। कि हमने करवाई हुई है पहले भी। मैंने कहा किसकी? बोले कि हमने शिव भगवान की प्रतिमा, शिवलिंग वगैरह स्थापना करवा के मंदिर बनवाया, कुछ रिजल्ट नहीं मिला। मैंने कहा जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप एक बार वो करके देखें। खैर मैं कौन होता हूँ, ज्ञान तो देने वाले कृष्ण मूर्ति जी और बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं तो उनकी पढ़ी लिखी बातों को ही आगे कन्वे करता हूँ। ठीक है। तो जब मैंने उनको बोला, उन्होंने कहा ठीक है जी कर लेते हैं। अब जब उन्होंने किया, बिलीव नहीं करेंगे, अप्रैल का केस था ये, जून में मेरे पास आते हैं। ही वॉज सो मच एक्साइटेड, सर मेरी 5 की 5 बिल्डिंग पोजीशन देना है मुझे सितंबर में। मेरी 5 के 5 फ्लोर बिक गए। ओके। दिस इज मिरेकल। क्या मैं इसी प्रकार से करके अपने सारे फ्लोर्स निकाल सकता हूँ? आई सेड यस, बिल्कुल कर सकते हो। और इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट्स लेने हैं तो किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस के लो। क्या हुआ यहाँ पर? उनके प्रोफेशन से भटकाया नहीं। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उन नंबर को यूटिलाइज करवाया। ऊपर जो ग्रह बैठे हैं ना, उन्हें नहीं पता, उन्हें आपसे मुझसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, है ना। वो अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, तो वो अच्छी देंगे और बुरी देंगे, दोनों एक साथ देंगे। हर घर में एक नकारात्मक प्लैनेट की ऊर्जा है और पॉजिटिव भी है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे पॉजिटिवली नेगेटिवली क्या ले रहे हैं। मैं एक बात जानता हूँ जी, ज्योतिष विद्या तो आपको रास्ता देती है, लेकिन जो आपका कर्म है ना भाई, कर्म तो ऐसी चीज़ है जो हर युग में भगवान को उतर के आना पड़ा अपने कर्म भोगने के लिए, तो कर्म से कोई नहीं बचा। तो मैं ये मानता हूँ कि जो कर्म अच्छे कर लेना, फिर ये सब चीज़ों से परे हो जाता है, ऊपर उठ जाता है ज्योतिष विद्या से। और केपी एस्ट्रोलॉजी आपको कैसा हो ये बता दे कि कर्म क्या करने हैं। अच्छा जी हाँ, वो बता सकती है कि जी हाँ, अभी मैंने बताया तो, उस व्यक्ति को कुछ नहीं, बस इतना कर्म करना था कि अपनी जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बना रहे हैं, जो भी रियल एस्टेट में कर रहे हैं, सिर्फ एक गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके देनी थी। ये कर्म था। हो सकता है पिछले जन्म में उन्होंने गणेश जी की मूर्ति उखाड़ दी हो या फिर अपमानित किया हो, अब भुगतो। ओके, ये कर्म है। ओके। तो अगर जैसे आपने बताया, जो आपने एक स्टोरी बताई बिल्डर की, उस हिसाब से मुझे ये तो समझ आ गया कि केपी एस्ट्रोलॉजी हमारी हेल्प कर सकती है हमारी इनकम पे या फिर किसी भी चीज़ पे जिसमें हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं, उसमें वो हमें बेस्ट करवा सकती है। तो अगर हम बात करें अपनी ऑडियंस की, जैसे आप कुंडली देखते हैं, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है आपको, तो उस बेस पे अगर आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता सकें हमारी ऑडियंस को, जिससे वो अपनी चीज़ों को देख करके समझ सके कि कैसे वो अपनी जो भी उनकी परेशानियां आ रही हैं
वेल्थ से रिलेटेड, वो कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं? चलिए देखिए, मैं एक चीज़ सिंपल सी आपको करूँगा कि मैं कुछ पॉइंट्स ज़रूर बता सकता हूँ, बट एक समस्या ये है ना कि हम लोग भेड़ चाल में बहुत जा रहे हैं। अच्छा, इसको ना साउथ ईस्ट में लाल बल्ब जला के रिजल्ट मिला था, मैं भी जलाता हूँ, अरे वो बंटा ढार भी कर सकता है आपका। बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत मल्टीपल चीज़ें होती हैं, और आपकी कुंडली डिज़ाइन, हर किसी के जीवन में एक अलग समस्या है, तो वो डिज़ाइन की जाती है, वो देखा जाता है, पैटर्न फॉलो किया जाता है और बताया जाता है क्या पैटर्न फॉलो करना है। लेकिन तो इस पर अगर मैं आपको एक कुंडली कोई भी दे दूं और उस कुंडली के हिसाब से अगर आप बता सकें कि अगर किसी की कुंडली में ऐसे ऐसे ही हैं सारी चीज़ें, तो कैसे उसकी लाइफ रहने वाली है, तो क्या इससे पॉसिबल है कि हम एकदम possible है। सही जगह में जा सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, और मैं कुछ चीज़ें भी आप लोगों को बताऊंगा जो एक्चुअल में काम करती हूँ। बड़े बुजुर्ग बोल गए, हम नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहेंगे सर आप इसमें ड्रॉ करके वो चीज़ हमारे ऑडियंस को और हमें दोनों को एक्सप्लेन करें साथ साथ। तो यहाँ पर मैं एक चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये मान लेते हैं कुंडली है नॉर्मली। देखो भाई, हमारा जो जीवन है ना, वो 4 पुरुषार्थ पे चलता है। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अभी मैं स्पेशली बात करूँगा लोगों को जो फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं या फिर करियर में ब्लॉकेजेस आती हैं, उसके कारण क्या है। ठीक है, अभी हम विस्तार से उसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने स्पेशल डिमांड करी है इस चीज़ की, तो पूरा करना बनता है। ठीक है, चलिए जी। तो होता क्या है ना, हमारी ये कुंडली है जिसके अंदर होते हैं ये 12 घर। 12 घर मतलब समझ लीजिए 12 समुंदर हैं जिनके अंदर गोते लगाना आसान नहीं है, क्योंकि एक जन्म में ज्योतिष विद्या सीखना इतना तो मुझे पता है कि संभव नहीं है। आपको पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। खैर, मैं कोशिश कर सकता हूँ बस। अब हमारे जो मैंने बताया था 4 पुरुषार्थ, मैं स्पेशली उसके ऊपर जिक्र करूँगा। ठीक है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी पे भी राहु, केतु ये सब भी काम करते हैं? देखिए काम तो सारे ग्रह करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं अच्छा, कि शनि की 7.5 आ गई तो बस, ऐसा नहीं है। ओके। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्फ्लिक्ट्स करती हैं चीज़ें, शनि की 7.5 बहुत काम करती है, लेकिन लोगों ने डर का विषय बना दिया है इसे। 7.5 जब किसी पे आती है ना, इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि किसी पे 7.5 आई, जब जब कोई प्रधानमंत्री पीएम जैसे लेवल पे पहुंचा है वो शनि की 7.5 में। अब कुछ लोग ये भी बोल देंगे देखने वाले कि अरे उनकी अच्छी होती होगी, इसमें अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है। शनि की 7.5 का एक ही क्रक्स है। शनि क्या है? शनि ना अंतरिक्ष में सबसे पीछे है, इसी वजह से सबसे धीरे गति से चलने वाला ग्रह है ना। तो शनि कर्म का दाता है, और जितनी भी चीज़ें जो स्लो होती है ना वो शनि है। तो ये क्या करता है, आपको इतने वर्किंग अपॉर्चुनिटी दे देगा, इस लेवल का प्रेशर दे देगा कि आपका काम स्लो हो जाएगा। फिर चैलेंजेस आते हैं। 7.5 आपको बेरोजगार नहीं रख सकती। 7.5 आपको इतना रोजगार दे देगी, इतना वर्कलोड दे देगी कि इंसान बाल पकड़ के बैठ जाएगा। प्रधानमंत्री से पूछो ना, अरे क्या बात है, प्रधानमंत्री बोले क्या काहे का प्रधानमंत्री भाई, कितना प्रेशर है हमें पता है, खाने की भी फुर्सत नहीं है। 7.5 का मतलब ये है, गोल्डन पीरियड मानता हूं मैं तो इसे। चलिए, तो मैंने यहाँ पर ना कुछ अलग अलग उससे लिख दिए हैं पेन से, ताकि अच्छे से लोगों को समझ में आ जाए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट, तत्व, 4 तत्व जो होते हैं, दैट इज फायर। फायर के बाद अगला एलिमेंट जो होता है दैट इज अर्थ। अर्थ के बाद जो थर्ड एलिमेंट होता है दैट इज एयर, और जो फोर्थ एलिमेंट होता है दैट इज वाटर। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं सर आकाश तत्व कहाँ गया? तो हम आकाश के नीचे ही रहते हैं, इसलिए होते तो 5 तत्व हैं, पर ज्योतिष में हम 4 तत्वों को ही लिखेंगे। ओके, ठीक है। आकाश तत्व का वैसे तो ग्रह जो होता है दैट इज जुपिटर, बृहस्पति। चलिए, तो हमने देखा कि सीरीज शुरू हुई फायर से और वाटर पे खत्म। ठीक है, अब इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा मेथड है। अग्नि लगी पृथ्वी पर, वायु ने उसे बढ़ाया, और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने पर पानी ने उसे बुझाया। तो सिंपल मेथड कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर वापस से ये 5th हाउस जो है दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज फायर। अगेन दैट इज अर्थ, अगेन दैट इज एयर, अगेन दैट इज वाटर। तो ये फॉर्मेट होता है हमारा फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। अब इसी के अंदर सारा क्रक्स छुपा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, ये तत्व आप लोगों को दिख रहे हैं अच्छे से जी। आपने नोटिस किया तो जो फायर एलिमेंट है 1, 5 एंड 9, इन त्रिकोण को बोलते हैं धर्म। ओके, द त्रिकोण ऑफ धर्म। ओके। 2, 6, 10 दैट इज द त्रिकोण ऑफ
अर्थ, अर्थ मतलब अर्थ एलिमेंट नहीं, अर्थ मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आप जीवन यापन जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? अपनी फैमिली चलाने के लिए। सो व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम? 2, 6, 10 ये जो घर होता है दैट इज द हाउस ऑफ अर्थ। अर्थ। उसके बाद आता है काम यानी डिजायर्स, ओके। और लास्ट में आता है मोक्ष। जब सारी डिजायर्स पूरी कर लेता है इंसान तो फिर मोक्ष की तरफ ही जाता है ना। बिल्कुल। तो ये ये हमारे जो काम और मोक्षा के हैं वो कौन से हैं? जैसे आपने वो बताया था। जो थर्ड हाउस है दैट इज द हाउस ऑफ आपका जो त्रिकोण है 3, 7, 11 दैट इज द त्रिकोण ऑफ काम, डिजायर। क्योंकि आप लोग नोटिस करना जब भी हमारी कोई डिजायर होती है ना, वो 11वां घर जो होता है ना वो इच्छाओं को दिखाता है, इच्छा पूर्ति को दिखाता है। इसलिए 3, 7, 11 यहाँ पर देखे जाते हैं। चलो भाई, उसके बाद आ जाता है मोक्ष का 4, 8, 12। वाटरी साइन इज नोन एज मोक्ष। अब ध्यान से सुनना, चैलेंजिंग क्या है। ज्योतिष में ना, चाहे वैदिक हो चाहे केपी हो, एक बात बोली जाती है। अब सीधी सी बात है कुणाल जी और शुभम जी, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कोई तो ऐसा होगा जो आपको देखकर फूकेगा, कोई तो ऐसा होगा जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, तो ये 12 घर नहीं समझ के समझ लेते हैं 12 घरों की ना एक कॉलोनी है, जिस कॉलोनी के अंदर कुछ लोगों का स्टेट देखते भी, अरे शुभम जी के घर में क्या हो रहा है, अरे कुणाल जी के घर में क्या हो रहा है। लोग ऐसा भी करते हैं, ठीक है, झांका ताकी भी करते हो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अरे कुणाल जी इतना आगे बढ़ कैसे रहे हैं, है ना, तो उन्हें थोड़ी नेगेटिविटी होती है। तो हर घर से 12वां यानी उससे जस्ट पीछे वाला घर, जैसे मैं सेकंड की बात करूंगा तो सेकंड से पहले 1 आता है, 3 की बात करूंगा तो 3 से पहले 2 आता है। तो हर घर से पीछे वाला जो नंबर है ना, वो उसके रिजल्ट्स को ना खत्म कर देता है। अच्छा, टोटली डिनाई। तो मतलब 2 1 के लिए, 3 2 के लिए, 4 3 के लिए, एकदम। ओके। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था अर्थ, अर्थ का जो सेगमेंट है क्या है, 2, 6 एंड 10। ये क्या करता है? पैसा। ओके। दूसरा वो पैसा है जो आपने अर्जित किया, छठा वो पैसा जो आपने सेवा से कमाया, और 10वां वो पैसा जो आपने प्रोफेशन से कमाकर जोड़ लिया। ओके। 2, 6, 10 अर्थ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। लेकिन इसे कौन खराब करेगा? ध्यान से देखिए, पहला वाला, छठे को 5वां और 10वें को 9वां। ये किसका है? धर्म का। लोगों को प्रॉब्लम कब आती है? अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, या तो पूरा दिन बैठ के राम 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 कर लो, या पूरा दिन बैठ के काम 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 कर लो। यही हो सकता है, दोनों में से एक ही चीज़ चलेगी। चैलेंजेस तब आते हैं प्रोफेशन बदलना। छठा घर नौकरी का है तो 5वां घर क्या करेगा? नौकरी को खा जाएगा। बदलाव किसी भी प्रकार का, नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं होना। 10वां घर प्रोफेशन है तो 9वां भाग्य तो है, पर 9वां घर क्या है? प्रॉब्लम इन प्रोफेशन या फिर चेंज इन प्रोफेशन। मैंने 2 चीज़ें बोली, या तो जॉब बदल रही है या प्रोफेशन बहुत बदल रहा है। प्रोफेशन बदल रहा है यानी 10th हाउस का नेगेशन 9th हाउस है, और जॉब बदल रही है 5th हाउस है। अब क्या करा जाए? समस्या ये आती है कैसे इसको रोका जाए। बड़ा ही सरल उपाय है। अगर किसी के भी ये घर एक्टिवेट है, काम धंधा नहीं चल रहा है, बदल बहुत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 159 का ही प्रेजेंस होगा। ध्यान से समझिएगा। और क्योंकि 195 का प्रेजेंस है तो इसको बड़े सरलतापूर्वक आप क्या कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई स्पिरिचुअल प्लेस पर जाओ और वहाँ जाके मन्नत मांगो, मन्नत पूरी हो जाएगी। जब ये 59 ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, 159 धर्म का त्रिकोण, आप जितना स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाओगे, पूरा दिन मत करो एटलीस्ट, लेकिन स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवल करो। 9th हाउस लंबी यात्राएं हैं। कई बार नोटिस किया होगा, आप किसी लंबी यात्रा पे, तीर्थ पे जाते हैं, भगवान के द्वार पे जाते हैं और आपका काम हो जाता है। ओके। बहुत अच्छी इसकी रेमेडी है। ठीक है। दूसरा, 9वां घर गुरु का होता है। अगर 9 नंबर ही खाली एक्टिवेट है, जो चैलेंजेस दे रहा है, चेंजेस दे रहा है, तो एक गुरु बना लो और गुरु की भक्ति ऐसे करो फिर कि लीन हो जाओ उस भक्ति में। गुरु कौन हो सकता है? गुरु कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, भगवान, कोई व्यक्ति, कोई भी। लेकिन गुरु निंदा सबसे बड़ा अपराध है। अगर गुरु निंदा करोगे तो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। 1 करोड़ 1000 करोड़ की पूजा पाठ करवा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। तो जितने लोगों को स्पेशली प्रोफेशन से रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं, वो चैलेंजेस के कारण ये त्रिकोण है 159। अब इसका एक और अच्छा सोल्यूशन दूं। 5वां घर स्पोर्ट्स का होता है। मैंने क्या बोला था, ग्रह को थोड़ी पता है, वो तो ऊर्जा दे रहे हैं। हर घर में पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी भी है। 9th हाउस हायर एजुकेशन का होता है। प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, पढ़ना शुरू कर दो। ओके। कुछ भी, एनीथिंग,
एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दो। लोगों को 9th हाउस काउंसलिंग का है, लोगों को काउंसिल करना शुरू कर दो। आपने जो इतने प्रोफेशन बदले हैं उनमें कुछ तो एक्सपीरियंस लिया होगा, वो शेयर करना शुरू कर दो। मतलब मैंने क्या करा, उस घर के कामों में लगा दिया। जो घर आपको परेशानी दे रहा था, आज उसी घर का काम करने लगो ना, क्योंकि ईश्वर ने बोला इस घर की ऊर्जा भरपूर दूंगा, अच्छी ले या बुरी ले वो तेरी मर्जी है। 5वां स्पोर्ट्स है, किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाओ। जिन लोगों की नौकरी में समस्या आ रही है, नौकरी नहीं लग रही, 5वां घर इज द मेन विलन। ओके, किसी ना किसी प्रकार के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाओ। आप लोगों ने नोटिस किया ये जितने भी बड़े बड़े सीईओज होते हैं, ये किसी ना किसी स्पोर्ट्स में हमेशा इन्वॉल्व। कोई बैडमिंटन खेल रहा है तो कोई वो वॉल वाला जो बैडमिंटन, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उसे, उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, कोई जो 8 बॉल पूल होता है वो खेल रहा है। किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाओ, आपको यकीन मानो फाइनेंशियल चैलेंजेस में 90% तक इम्प्रूवमेंट दिखेगा। पर ये कोई बताता नहीं है, क्योंकि बता दिया तो मेरी दुकान कैसे चलेगी, है ना। तो ये क्रक्स है। अब एक दूसरा क्रक्स, 2-6-10 पैसा देता है। पैसों की एक टेंडेंसी है, मेरे पास आ रहा है तो आपके पास से जा रहा है ना जी, और अगर मेरे पास से जा रहा है तो सामने वाले पे आ रहा है। तो जब मेरा 2-6-10 मुझे पैसा दे सकता है, तो जो 7th हाउस होता है ना, मैंने बताया था कॉलोनी है जहाँ पर ताका झांकी भी होती है, जहाँ पर गुस्सा भी होता है, जहाँ पर आपके बारे में 4 बातें भी बोली जाएंगी, अच्छी भी बुरी भी। तो ये आपका ना वो पड़ोसी है जो आपके घर के बिल्कुल सामने रहता है। तो इस सामने वाला व्यक्ति है, यानी मेरे लिए आप हैं और आपके लिए मैं हूँ। जब मेरा 2, 6, 10 ऑपरेट हो रहा था, मुझे पैसा आ रहा था। जब इसका 2, 6, 10 यानी इससे 2nd नंबर पे 8वां आता है, इससे 6ठे नंबर पे 12वां आता है, और इससे 10वें नंबर पे आता है आपका 4था घर, और 11वां जो होता है वो लाभ का होता है, दैट इज़ 5th हाउस। मतलब कि जब 5, 8, 12 ऑपरेट करेंगे आपके पास पैसा नहीं आएगा, वो पैसा दूसरों पे जा रहा है। ओके 5, 8, 12 इज डेंजरस। किसी को पैसा उधार मत दो। अब ध्यान से सुनिएगा। अब इस पे ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, कैसे हम लोग पता करेंगे? जैसे लेट सपोज कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो कैसे समझे कि कौन सा हाउस और कौन सा पैटर्न उनको ऑपरेट कर रहा है? देखिए, इसके लिए तो आपको या तो एक विशेष नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उस प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास जब भी कोई व्यक्ति आता है, उसके पास कुंडली नहीं है, वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताता है और हमें पता है समस्या क्या है। मान लो सिंपल तौर पे बोलूँ, कोई आके आपसे ये बोले कि मैं जॉब में ना बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, मुझे लगता है मेरी जॉब चली जाएगी, आने वाले कुछ महीने में मेरी जॉब रहेगी नहीं, या फिर जॉब में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आएगा और मुझे नहीं चाहिए। चेंज इन जॉब इज 5th हाउस, यानी जब तक पंचम भाव एक्टिवेट नहीं होगा जॉब में परिवर्तन नहीं आएगा। अब क्योंकि आने वाला है तो यानी 5th हाउस कनेक्ट होने वाला है, तो हम क्या बोलते हैं, अगर नेगेटिवली हो रहा है तो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाओ। अच्छा, प्रॉब्लम आ गई, प्रोफेशन करते करते थक चुके हो, नहीं समझ में आ रहा आप क्या करें, और अब ऐसी स्टेज पर है कि अब बदलना पड़ेगा, फिर क्या करें, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे या गुरु के स्थान पे गुरु बना लो, जाओ, या तो नहीं तो कोई गुरु बना लो। इट मीन्स कि अपनी प्रॉब्लम के बेस पे आप समझ सकते हो कि आपकी कुंडली में क्या ऊपर नीचे कर रहे हैं। एकदम ठीक है। अच्छा, मैंने अभी 5, 8, 12 का जिक्र किया था, पंचम भाव मैंने स्पोर्ट्स का बता ही दिया, लेकिन व्हाट अबाउट 8 and 12? 12वां घर जो होता है ना, वो एक ऐसी दुनिया है जो आपने पहले कभी नहीं देखी, अनसीन वर्ल्ड, हिडन एक्टिविटीज। ठीक है, स्मगलिंग यहीं से देखी जाती है, फॉरेन कंट्री, अनसीन वर्ल्ड। मेरे लिए तो अनसीन ही है ना। रात में जब हम सोते हैं, जो हम सपने में घूमते हैं, दैट इज ऑल्सो 12th हाउस, अनसीन वर्ल्ड, क्योंकि वो काल्पनिक है। इसी प्रकार 12th हाउस डोनेशन का होता है। अब 12वां घर एक्सपेंडिचर का भी होता है, और 12वां घर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है भाई फाइनेंस में। यहाँ पैसा आया, यहाँ खर्च हो गया, ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ आया, यहाँ खर्च हो गया, आने वाला था पर आया नहीं। 8th हाउस और 12th हाउस का रोल ध्यान से समझना। 8th हाउस सीक्रेटिव काम करता है, आपने किसी को बताया और आपका वो काम ही नहीं हुआ। 8th हाउस यानी जितना गुप्त रखोगे उतनी पॉसिबिलिटी बढ़ेंगी उस काम के घटित होने की। तो अगर आपके साथ भी ये समस्या होती है तो कीप इट सीक्रेटिव, अपने काम को बिल्कुल सीक्रेटिव रखो, बिना किसी को बताए करो, आपका काम हो जाएगा। दूसरी, एक्सपेंडिचर बहुत हो रहे हैं, 12th हाउस है, 12th हाउस में एक्सपेंडिचर भी आता है, तो 12th हाउस में और भी बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक अनजानी अनदेखी दुनिया है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो 12th हाउस है वो फॉरेन कंट्री भी है और हॉस्पिटल भी है। अनचाही अनदेखी दुनिया, आइसोलेशन वाली चीज़ें,
12वां घर क्योंकि आइसोलेट भी कर देता है, मोक्ष का घर है दरअसल ये, है ना। तो ये आइसोलेट भी कर देता है इंसान को, ज़मीन पे धरती पे रहते ही ये मोक्ष की प्राप्ति करवा देगा, मतलब सबसे अलग कटवा देगा। तो 12th हाउस में फिर हम क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल विजिट करो रेगुलर, वहाँ पे पानी पी कर आओ, ये आपके एक्सीडेंट्स को भी बचा सकता है, मेडिकल प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक ठीक कर सकता है। क्योंकि ग्रह को तो आपको हॉस्पिटल भेजना है, हॉस्पिटलाइज करना है, वो करके रहेगा। तो बेहतर ये है ना खुद ही चले जाओ, किसी एक्सीडेंट से बच जाओगे, किसी दुर्घटना से बच जाओगे। अब बात आती है सर मैं तो काम भी बता देता हूँ, काम भी बिगड़ते हैं, खर्चे भी बहुत हो रहे हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, हर काम में रुकावट आ रही है, काम होते होते एकदम लास्ट मोमेंट पे आके रुक जाता है, खर्चे भी बहुत हो रहे हैं सर मेरे तो। यानी 8 and 12 एक्टिवेट है। 8वां घर है सीक्रेटिव, 12वां घर है दान। अच्छा, बड़े बुजुर्ग बोलते थे ना गुप्त दान करो। गुप्त दान का अर्थ लोग समझते नहीं है। गुप्त दान का सही अर्थ है सीधे हाथ से दान दे रहे हो तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कितना दे रहे हो, हमेशा मुट्ठी बीच कर दान दिया जाता है। 8वां घर गुप्त और 12वां घर दान। अगर आपको इन दोनों घरों से एनर्जीज यूटिलाइज करनी है तो गुप्त दान देना शुरू करो। मैं यकीन के साथ बोलता हूँ, मैं हर किसी को बोलता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जितने भी मोस्टली हैं या जो भी मुझे जानते हैं वो इस बात में ज़रूर मानते हैं कि गुप्त दान करने से उनके फाइनेंशियल चैलेंजेस किस हद तक कवर हुए हैं। इसके अलावा चलो कुछ लोग होते हैं सर हम नहीं मानते इन सब चीज़ों को, गुप्त दान को नहीं, हमें नहीं पता कहाँ दें कुछ दें, हमें नहीं पता, मंदिर भी नहीं जाते, कुछ आइडिया नहीं है, तो गलत तरीके से ना दे दें, दिक्कत ना हो जाए। तो जब भी 8 और 12 ऑपरेट होता है ना, 8वां घर जो होता है ना वो दूसरों का पैसा है। अच्छा, आपने नहीं कमाया, इसीलिए जो आपके पैतृक संपत्ति होती है वो भी अष्टम भाव होता है, वो पैसा जो दूसरों ने कमाया है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कभी भी ऐसी चैलेंजेस आ रहे हैं फाइनेंशियली, चिट फंड्स का इस्तेमाल करो, कमेटी जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कमेटी में क्या होगा, 10 लोग मिलकर पैसा डालेंगे और आपने पैसा एक्वायर कर लिया, वो आपका पैसा नहीं है। अब भाई कोई गलत मत समझना, मैं पैसा लेके भागने की बात नहीं कर रहा हूँ, भरना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन वो मल्टीपल लोगों का पैसा है तो वो आपको हेल्प करेगा। ओके, उस पैसे को खर्च मत करो, रख लो अपने पास। बिजनेस शुरू करना है तो उस पैसे से शुरू कर लो अगर 8th हाउस ज़्यादा एक्टिवेट है। ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस जिसको भी आ रहा है सब 8th हाउस, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज 8th हाउस। अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी समझे कि जैसे हर चीज़ पे मिथ भी होते हैं, फैक्ट भी होते हैं, तो आप भी जैसे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं तो आपने भी कई ऐसी बातें या फिर कई ऐसी चीज़ें सुनी होगी जो आपको सामने से ही लग रहा होगा कि यार ये तो मिथ है, ये क्या कह रहे हैं, ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो ऐसी कुछ धारणाएं या फिर ऐसी कोई बातें जो आप बताना चाहें कि केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मिथ क्या चलते हैं और उसकी फैक्ट क्या है? बहुत बड़े क्वेश्चन है कुणाल जी, क्योंकि आपने तो मुझे बोला कि कभी कभार सुना होगा, मैं तो ये बोलता हूँ मैं तो आए दिन सुनता हूँ, हर दिन। अच्छा, हर दिन कोई ना कोई आकर मुझसे बोलता है सर मुझे किसी केपी एस्ट्रोलॉजर ने ये बोल दिया था। अच्छा, केपी एस्ट्रोलॉजी में एक सबसे बड़ी मिथ है कि लोग सोचते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये बता सकती है कि आपकी जो कोई भी तिथि है, मतलब कि आपकी शादी होनी है तो इस दिन होनी है। देखो भाई एक बात समझ लो, केपी एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी सक्सेस यही है, क्योंकि मैंने में जब मैं 2021 और 22 में मैंने भी ज्वाइन किया था देखने के लिए, जब मैं वहाँ पर काम करता था तो वहाँ पर एक लाइव कर रहा था जहाँ पर 15,000 लोग थे अप्रॉक्सीमेटली, और वहाँ पर एक महिला आई, उन्होंने मेरे से कंसल्टेशन लिया था। मैंने उन्हें फरवरी 2022 में बोला था, 3 फरवरी 2022 में, कि 26 फरवरी को इस कंपनी, 4 ऑप्शन थे, इस कंपनी से 4 बजे आपको ऑफर लेटर आ जाएगा मेल पर, और 4:01 पे 26 फरवरी को उनके पास ऑफर लेटर था मेल पर। अच्छा। उन्होंने 15,000 लोगों के सामने वो चीज़ डिस्क्लोज करी थी। अच्छा, तो ये लाइव, ये रिकॉर्ड है में, ठीक है, लाइव चल रहा था। तो ये सक्सेस सिर्फ केपी एस्ट्रोलॉजी की है, क्योंकि इतना नैरो ना, अगर कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजर जाए ना तो उसे लग जाए 20-50 साल पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और केपी कोई 2-3 महीने पढ़कर ये काबिलियत ला सकता है। अच्छा। तो केपी में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो टाइमिंग ऑफ इवेंट को बहुत अच्छे से बता सकता है, लेकिन लोग सोचते हैं बस इतना ही है, ऐसा नहीं है। ओके, मैंने भी आपको जो चीज़ें बताई हैं तो एक छोटा सा क्रक्स है। केपी ज्योतिष तो आपको ये भी बता सकती है, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने भी रेमेडी डिज़ाइन करके दे दी थी कि भैया आपको तो ये समस्या, चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप एक गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर लो। केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा मिथ कि टाइमिंग ऑफ इवेंट, बट इसको मैं आप बिल्कुल गलत साबित कर सकता हूँ। केपी एस्ट्रोलॉजी आपको ये तक बता सकती है, मान लो किसी की शादी हुई तो शादी कैसे होगी, जिस पर्सन से होगी वो कहाँ से आएगा, किस दिशा से होगा, इसके साथ साथ उसका हुलिया कैसा होगा। इसी के साथ साथ केपी ज्योतिष बता सकती है शादी के कार्ड कब छपेंगे, शादी टूटेगी तो नहीं, शादी होगी तो जो आपके इनिशियल लेटर होते हैं पार्टनर के वो क्या होंगे। ओके, इतना डेप्थ में।
शादी किस दिन होगी, चलो ये तो एक पार्टी है। पर सोचो, लोग सोचते हैं एक चीज़ है, मैंने तो 7 चीज़ बैठे बैठे गिना दी। मिथ चलती है कि केपी एस्ट्रोलॉजी में तो मंगल दोष होता नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम आती है, फिर ये मिथ है। मंगल दोष, एक बात बताइए, मैं आप दोनों से एक बहुत, और आप ऑडियंस भी बहुत समझदार है, लेकिन कोई सोचना नहीं चाहता, प्रॉब्लम ये है। आप लोगों ने लेट्स सपोज इंजीनियरिंग करी है, तो इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग की तो डिग्री मिलेगी ना, आप लोग सर्जन थोड़ी बन जाएंगे। अब जिस ग्रह का जो काम है वो वही तो देगा। शनि का काम देना है। शनि इज द प्लैनेट जो डिनोट करता है वर्क को, कर्म को। अब कोई आपसे आके ये बोले कि आपकी शनि की 7.5 शनि की दिक्कत चल रही है और इस वजह से आपकी ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गया, तो क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? बिल्कुल है। जिस प्लैनेट का जो काम है वो वही तो देगा। तो लोग ना सबसे पहले तो ये गलत फहमी में चले जाते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में एक ही बात है बहुत क्लियरली, 3 चीज़ों को देखो, प्लैनेट का कारक तत्व, प्लैनेट किसका कस्पल सब लॉर्ड बन रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका नक्षत्र लॉर्ड। ये 3 चीज़ों को स्टडी कर लो, आपके सामने सारा कच्चा चिट्ठा निकल के आ जाता है व्यक्ति का। ओके। मिथ नंबर 3, सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि केपी ज्योतिष में उपाय नहीं होते। दरअसल क्या है ना, कृष्ण मूर्ति जी ने इसकी 6 रीडर्स लिखी थी, 6 रीडर्स, जो कि इंग्लिश में थी। अब उन्होंने ना एक बात लिखी थी अपनी आखिरी किताब में भी, ये तो अभी आरंभ है, शुरुआत है। ओके। ये तो अभी शुरुआत है। हालांकि उन्होंने रेमेडीज़ का जिक्र नहीं किया, पर क्या शुरुआत इतनी छोटी हो गई कि उसमें कोई रेमेडीज़ का एवोल्यूशन नहीं आ सकता? तो सबसे बड़ी मिथ ये है कि लोग बोलते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज़ नहीं होती हैं। उससे भी बड़ी मिथ कि केपी एस्ट्रोलॉजी बिना बीटीआर के काम ही नहीं करता। समय संशोधन, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, मतलब जातक जो आया ना, ज़रूरी नहीं उसके पास सही टाइम हो उसका, उसमें एरर हो सकते हैं। क्योंकि बीटीआर के लिए भी लोग बड़े कंफ्यूज हैं। लोग बोलते हैं बर्थ कब माना जाता है, कुछ बोलते हैं जब हेड बाहर आता है मदर से, कुछ बोलते हैं कि क्या बोलते हैं जब कॉर्ड कट होती है मदर की तब माना जाता है। बट दरअसल विद्वानों की मानी जाए, और हम लोग भी जो इस केपी के फॉर्मूला पे काम करते हैं, जब बच्चा पृथ्वी पर आके पहली सांस लेकर रोता है, दैट विल बी द बर्थ टाइम। तो लोग बोलते हैं डॉक्टरों को तो नहीं पता। अरे भाई, डिवाइन आपको जो दिखाना चाहता है वो दिखाएगा। कोई आगे से आके आपको ये बोलता है ना कि मेरा बीटीआर ठीक नहीं है, या आप इवेंट मैच कर रहे हो वो टैली नहीं हो रहा, तब वहाँ पर दशाओं को देखो, और दशा भी टैली नहीं हो रही तब बीटीआर पे जाओ। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लोग बोलते हैं यही है, बिना बीटीआर के आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो शायद आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। जो मेरे लोग जो मुझे जानते हैं, ठीक है, वो शायद मेरे पे बिलीव ही नहीं करते, और जो मेरी संस्था है वो शायद आज इतनी आगे नहीं पहुंचती। क्योंकि मैं बीटीआर एकदम किसी पे नहीं करता। बीटीआर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई पैकेट है, खोला निकाला खा लिया। बीटीआर एक ऐसी चीज़ है जिसपे समय देना पड़ता है। इट विल टेक टाइम। 2-5 मिनट में नहीं, घंटा भर भी लग जाता है। तो आप ही सोचिए ना, आप मेरे पास आएंगे और मैं आपका 1 घंटा वेस्ट कर दूंगा, कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा। ये मिथ्स है जो चलती हैं। तो अब ये मिथ आपने क्लियर कर दी कि रेमेडीज़ जो है केपी एस्ट्रोलॉजी में होती हैं, रेमेडीज़ दी गई हैं। तो अब बात कर लेते हैं फिर उन्हीं रेमेडीज़ की, और मुड़ के आ जाते हैं हम अपने वही पैसे वाले टॉपिक पे कि सर रेमेडीज़ ऐसी जो आपको पैसा, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा बरसेगा या कहीं कोई बैग पड़ा मिल जाएगा, बट कैसे जो लोग हैं वो ये इन रेमेडीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं और अपने लाइफ में अपने फाइनेंसेस को बेटर कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेमेडी है फाइनेंस के लिए। एक रुमाल लेना है वाइट कलर का, ओके, ठीक है, वाइट कलर का रुमाल ले लीजिए, उसे पानी में डिप करना है, हल्दी के पानी में डिप करना है, ओके, ठीक है, हल्दी के पानी में डिप करके और अच्छे से डिप करके उसे एजेटिव निकाल कर सुखा देना। उस रुमाल को निचोड़ना नहीं है, एजेटिव सुखा देना है, ताकि हल्दी के पानी से उसके अंदर थोड़ा पीलापन आ जाए। ठीक है। जब वो सूख जाए तो उसको मंदिर में रखिए, उसके अंदर ना कुछ सिक्के रख दीजिए। 3 सिक्के हम जनरली बोलते हैं, बड़े सिक्के रख दीजिए। सिक्के रखने के बाद उसको 3 नॉट्स बांध दीजिए। एक घी का दीपक जलाइए, और जो भी आप मंत्र करना चाहते हैं, वैसे तो हम बृहस्पति देव के मंत्र बोलते हैं, बृहस्पति देव के बीज मंत्र, वो आपको जनरली नेट पे कहीं भी मिल जाएंगे, मैं उच्चारण नहीं करूँगा, है ना। तो दरअसल उस मंत्रों को आप करें, ठीक है, और उस मंत्र को करने के बाद घी का दीपक जलाना है। ये उपाय रात के समय 10 बजे के आसपास करें, बहुत अच्छा होगा। और उसको अपनी तिजोरी में या फिर आपके लॉकर में या जहाँ आप पैसा रखते हैं वहाँ पर, नहीं तो मंदिर में स्थापित कर दें। अच्छा, परमानेंट, ओके। इससे पैसा अट्रैक्ट होगा। कारण बृहस्पति प्रॉस्पेरिटी है, बृहस्पति विजडम है, गेन है, किसी भी चीज़ को बढ़ना,
क्यों है ऐसा? क्योंकि अंतरिक्ष में इसका भी क्रक सोलर सिस्टम में ही छुपा है। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्लैनेट है, बचपन में ना मेरे टीचर ने मुझे सिखाने के लिए एक पोएम बताई थी। सूरज दादा आए साथ में थे उनके परिवारी, मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स, बड़ी थी जुपिटर प्यारी। तो मेरे मन में वही रहता था। अच्छा, फिर मुझे समझ में आया बड़ी थी जुपिटर प्यारी प्यारी, इसीलिए पृथ्वी पर जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं वो सब जुपिटर की है। फिर चाहे गुरु, जिससे बड़ा कोई नहीं, वो बृहस्पति के अधिकार में आते हैं। फिर चाहे ज्ञान, आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन लिवर जुपिटर का है। आपकी बॉडी की सबसे बड़ी मसल, थाई मसल, जुपिटर की है। इसीलिए जुपिटर की जितनी भी चीज़ें जो बड़ी आकार में है पृथ्वी पर, वो सब बृहस्पति है। तो पैसा भी तो बढ़ाना है, तो पैसा बढ़ाना है तो बृहस्पति का रंग पीला है, हल्दी है, उसके आर्टिकल्स जिसके अंदर बृहस्पति की ऊर्जाएं स्टोर होती है, हमने उसका इस्तेमाल किया। जल क्यों लिया हमने? क्योंकि चंद्रमा जो बृहस्पति का मित्र है, इस मित्र का इस्तेमाल किया। और जो कपड़ा था वो वीनस समझ लीजिए, क्योंकि वीनस पैसों का कारक है। अब इन 3 प्लैनेट्स का हमने ऊर्जाओं को इकट्ठा करके रेमेडी डिज़ाइन करी है। वाह सर, बहुत सही। पर अगर जैसे किसी ने ये रेमेडी की और भगवान करे कि उनकी वो जो आपकी रेमेडी है वो उनके लिए काम कर जाए, तो उसके बाद दूसरा आता है जो लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम रहते हैं, वो होता है रिलेशनशिप। अब अगर किसी की रिलेशनशिप जो है वो अच्छी नहीं है, पैसा कितना भी आ जाए तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ वो है रिलेशनशिप जो कभी पैसे से ख़रीदी नहीं जा सकती। तो अगर किसी की हमने पैसा इंक्रीज़ करने के लिए तो बता दिया, अब वो चाहता है कि भाई मेरा रिलेशनशिप जो है वो भी मेंटेन हो जाए और वो भी बेटर हो जाए, तो उसके लिए क्या रेमेडी रहेगी सबसे बेस्ट? तो कुणाल जी, आपने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा, बट इसमें छोटा सा एड ऑन मैं भी करना चाहूँगा। अच्छा, क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का जो आपको 2 पल की मानसिक शांति ना दे सके? सही बात है। रिलेशनशिप इश्यूज़ मेरे पास आज, मैं जब कंसल्टेशन करता हूँ तो मुझे इतना तो समझ में आ गया, इंसान की अगर मैरिज लाइफ डिस्टर्ब्ड है, रिलेशन ख़राब है ना, तो उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं है। लोग मेरे पास आकर बोलते हैं लिटरली, मेरे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर जब से शादी करी है, रिलेशनशिप्स में आया ना, माई लाइफ बिकम हेल, मेरा जीवन ना नरक बन चुका है। तो मैं जानता हूँ ये रिलेशनशिप बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर ये डिस्टर्ब्ड है ना, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। दूसरा, पैसा कितना भी कमा लो, जब तक मानसिक शांति नहीं होती, व्यक्ति को नहीं मज़ा आता। ये तो है। अब इसकी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, मैं फर्दर रेमेडीज़ ना देकर आपको बहुत बढ़िया रेमेडी, जनरल रेमेडी जो सभी यूज़ कर सकें। यस, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। देखिए होता क्या है, पंचम भाव जो होता है ना कुंडली का, वो होता है प्रेम का, लव। कौन सा वाला? लैला मजनू? अरे लोग पागल हैं जो उनकी मिसालें देते हैं। मिसाल देनी है तो राधा कृष्ण की दो, क्योंकि जो प्रेम उन्होंने किया वो सही डेफिनेशन है पंचम भाव की, प्योर लव। ओके। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप जो आता है, दरअसल वो 5th हाउस से, या लव रिलेशनशिप 5th हाउस से देखे जाते हैं। मैंने बताया था हर घर से पीछे वाला घर उसको खराब करेगा। 4th हाउस जो होता है ना, वो मानसिक संतुलन या मानसिकता का मतलब आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर का होता है। वही वाली बात आ जाती है, जब पंचम भाव को खराब करेगा तो 4th हाउस खराब करेगा। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो 4th हाउस से प्रॉब्लम आ रही है। ओके। रिलेशनशिप हील करने के बहुत अच्छे तरीके हो सकते हैं। अब कुछ स्विच वर्ड्स भी हैं, वो सारस मोर्तोजा, वन ऑफ द बेस्ट स्विच वर्ड्स। आप इसे यूज़ करो 55 टाइम्स इन अ डे में कितनी भी बार बोलो, पर एक बार में 55 बार बोलना है। वो सारस मोर्तोजा, अ वेरी गुड स्विच वर्ड। इससे आपके रिलेशनशिप हील होते हैं, है ना। कॉन्वोलेक्सा से पैसा तो कमा ले, पर वो सारस मोर्तोजा से रिलेशन भी कमा लेते हैं। तो एक इन जनरल ये चीज़ है जिससे आप इंस्टेंट अपने रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन बात करें रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए और क्या कर सकते हैं रेमेडियल तौर पे, हमें 4th हाउस के एनर्जी को पूरा यूटिलाइज करना है। ओके। 4th हाउस मदर का, माता का, 4th हाउस जनरली चंद्रमा का। ओके। हमें क्या करना है, जिसके भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो भी ना मानसिक तनाव से जूझ रहा है, पूर्णिमा वाले दिन, पूर्णिमा मतलब फुल मून वाले दिन रात को खीर बनाए, उस खीर को उस मून की लाइट में रखे और नेक्स्ट डे छलनी से ढककर रख दे ताकि उसमें कोई इंसेक्ट्स वगैरह ना गिरे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठकर वो खीर को इनटेक कर ले। ओके। यस, मल्टीपल टाइम्स करना है। ओके। कितना? मल्टीपल मंथ्स अप्रोक्स, जब तक रिलेशनशिप ठीक ना हो जाए। ओके। क्योंकि बहुत इजी रेमेडी है, कोई भी कर सकता है, होम रेमेडी है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक रिलेशनशिप हील ना हो जाए करो, यू विल सी द मैसिव चेंजेस। आपका अंदर से जो कामनेस है वो बढ़ जाएगी। रिलेशनशिप में ना एक कामनेस की बहुत ज़रूरत होती है। अब दोनों ही विपरीत फोर्सेस मिल जाएंगे तो क्या होगा, एक को तो शांत होना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है रिलेशनशिप को हील करने के लिए। दूसरी चीज़,
एक चीज़ का ध्यान रखना है, चौथा घर चंद्रमा का है, अगर आपकी माता है तो माता से बना के रखें, नहीं तो माता से ना रोज़ सुबह उठकर अपने पीठ पे इस तरीके से आशीर्वाद या थप्पी ले। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, सुकून नहीं मिल रहा कहीं भी, डू दिस। और चौथा घर वाटर एलिमेंट को दिखाता है, तो कभी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए अपने पार्टनर के साथ एक बार कहीं पानी वाले स्थान पर ट्रैवल करें, ओके। यू विल सी रिलेशनशिप हील होने लगेगा। तो अब आ जाते हैं सर तीसरे पार्ट पे। लाइफ के 3 पार्ट हैं जो जितना मुझे लगता है, पहला वेल्थ, फिर उसके बाद रिलेशनशिप, तीसरा कहीं ना कहीं एक और मेजर जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है वो है हेल्थ। बहुत बढ़िया। और अगर पैसा आ गया, रिलेशनशिप अच्छे हैं, पर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, और वो भी वो हेल्थ जो पैसे से भी ठीक नहीं हो सकती, हील नहीं हो सकती, ना ही उसको कोई रिलेशन हमारा हील कर पा रहा है। तो कोई ऐसी मेजर कोई प्रॉब्लम ना हो किसी की लाइफ में, ऐसी कोई मेजर कोई इंजरी ना हो, या फिर ऐसी कोई मेजर बीमारी ना हो किसी की लाइफ में, वो कैसे मेंटेन किया जा सकता है लाइफ को, कि वो ऐसी किसी हेल्थ इश्यूज से, अगर कोई ऐसे किसी हेल्थ इश्यूज से गुजर भी रहा है तो उसको भी थोड़ा वो रिलीफ मिल जाए, जो हम चाहते हैं कि उस इंसान तक वो बात पहुंच जाए। तो कोई ऐसी रेमेडी आप बता सकते हैं जिससे उसकी हेल्थ मेंटेन हो सकती है? तो कुणाल जी, क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हेल्थ है तो एक्चुअली वेल्थ तो हेल्थ ही है, बिल्कुल है ना। सही। क्योंकि हमने देखा है बड़े बड़े जो उद्योगपति थे वो अपने अंतिम समय में यही बोल गए कि कोई फ़ायदा नहीं इतना पैसा कमाने का जो अपनी सेहत सेक्रीफाइस करके आई, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए जो हेल्थ इश्यूज़ होता है ना, वो मल्टीपल प्लैनेट से मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। सर्जरी का कारक जैसे मंगल है, ठीक है, सर्जरी हो रही है, कोई भी समस्या हो रही है। अब मैंने आपको बताया था ना कि कैल्शियम जब या बोन्स डेंसिटी कमज़ोर हो जाती है, बोन्स ब्रेक होती हैं, टूटती हैं, उसका कारक सूर्य हो सकता है। एसिडिटी का कारक सूर्य है ना। अब जैसे वेरिकोवेंस या नसों से संबंधित या स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित कोई समस्या है, वो मर्क्यूरी की है। तो इन जनरल ये प्लैनेट्स की बहुत डिफरेंट वो होती हैं। अब इस छोटे पॉडकास्ट में बताना तो संभव नहीं है मेरे लिए, बट कभी मौका पड़ेगा तो ज़रूर इसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे। लेकिन इन जनरल मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, और प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि वो रेमेडी भी कर रहे हैं किसी एस्ट्रोलॉजर से लेकर, वो मेडिसिन भी ले रहे हैं, पर उन्हें वो दवाइयाँ सूट नहीं कर रही या परेशानी पकड़ में नहीं आ रही। इन कॉमन फैक्टर के लिए राहु रिस्पॉन्सिबल है। ओके। जी हाँ, राहु नाम तो सुना ही होगा। चलिए, तो राहु के लिए हम बोलते हैं कि लोगों ने बड़ी कुछ रेमेडीज़ बताई हैं कि नील लो और नील लेके डाल दो, ये कर दो, वो कर दो वॉशरूम में। मैं आपको बहुत सरल बात बताता हूँ, क्योंकि मैं अपने जो बुज़ुर्ग हैं, अपने जो शास्त्र हैं और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो वो पैटर्न फॉलो करते आ रहे थे, मैं उनमें थोड़ा ज़्यादा विश्वास मानता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, राहु क्या है? राहु है भ्रम, एक ऐसा भ्रम समस्त ब्रह्मांड को खा जाएगा। अच्छा। जी हाँ, जितना हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक बढ़ रहे हैं उतना हम राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं, और जब राहु चरम पे होगा ना, जब सब खत्म हो जाएगा। हमें क्या लगता है हम डेवलपमेंट पे जा रहे हैं? नो, हम डिज़ास्टर पे जा रहे हैं, जितना हम डेवलप होते जा रहे हैं। ओके। तो राहु ना वही डिज़ास्टर है। और राहु क्या करता है ना, जब एक्टिवेट होता है, मैंने क्या बताया, दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, यानी दवाइयाँ नहीं लगेंगी तो व्यक्ति घूमता रहेगा, डॉक्टरों के चक्कर काटता रहेगा। बीमारी पकड़ में नहीं आएगी तो डॉक्टरों के चक्कर काटता रहेगा। ऐसी समस्या आती है। तो राहु चक्कर कटवाता है, इतना तो समझ में आ गया। तो बेहतर है ना आप खुद ही चक्कर काटने लगो। कैसे? जी हाँ, बड़े बुजुर्ग क्या गए, जब भी मंदिर जाते हैं परिक्रमाएं करो। क्यों? वो राहु के चक्कर कटवाते हैं। अच्छा। परिक्रमा का जो सही अर्थ है वो ये है कि जब हम परिक्रमाएं करते हैं प्रतिमा की, मूर्तियां की, जो स्थापित मंदिर होते हैं, मंदिरों की, वहाँ पर हमारा राहु स्टेबल हो जाता है। तो राहु चक्कर कटवाने वाला था ना, वो यहीं पे चक्कर कटवा के शांत हो जाएगा। ओके। अब बताओ कितने रुपए लग रहे हैं इसमें? 0। क्या ज्योतिष वाकई अमीरों के लिए बनी है? नहीं, ऐसा नहीं। हर कोई कर सकता है, और ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अब सुनिए, ये भी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? अच्छा उपाय है, मावस वाले दिन मैंने क्या बताया था, राहु चक्कर तो लगाता है, लेकिन राहु ना इंसान को नीचे दबाने की कोशिश करेगा जब वो खराब होगा स्पेशली, ठीक है। क्योंकि एक कहावत है, जिसे राहु मारे उसे कौन ही तारे, और जिसे राहु तारे उसे कौन ही मारे। ये लाल किताब की कहावत है। अच्छा। है ना। तो बड़ी अच्छी वो है ये राहु की। तो हम यही बोलते हैं कि जब राहु आपको नीचे दबाने में आता है ना, तो वो बख्शता नहीं है, गोते लगवा देता है। तो बेहतर है खुद गोते लगा लो। गंगा स्नान, मावस वाले दिन गंगा स्नान करो। ओके। कम से कम 4 मावस,
4 नंबर क्यों बोला? क्योंकि 4 नंबर न्यूमरोलॉजिकली राहु का होता है। 4 मावस कम से कम आप गंगा स्नान करो, कुछ नहीं, सिर्फ मावस वाले दिन ही जाना है, अर्ली मॉर्निंग जाओ, गंगा स्नान करो, और जब स्नान से लौट रहे हो, जितने लोग आपसे कुछ मांगे, दक्षिणा में कुछ ना कुछ जरूर देना है, खाली हाथ नहीं आना उस दौरान। ओके ओके। चाहे तो आप बहुत सारे बिस्किट्स या फिर कॉइन्स भर के ले जाओ, लेकिन अगर आपसे किसी ने बोल दिया ना कि भाई कुछ दे दो और कुछ नहीं है, घड़ी भी उतार के देनी पड़ जाए तो देनी पड़ेगी। अच्छा। लेकिन उस दिन से जो आपका अच्छा समय, चाहे तो आपकी वेल्थ से संबंधित हो, चाहे तो हेल्थ से संबंधित हो, चाहे तो रिलेशनशिप, राहु ही सब सेक्टर्स को कवर कर लेता है। ओके। उस दिन से आपके दिन बदल जाएंगे, इस बात की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। तो ये तीनों फैक्टर पे ही काम कर जाएगा हमारी रेमेडी। एकदम। आज काफ़ी मज़ा आया। बिल्कुल, बहुत नई चीज़ें सीखने को मिली। मैं तो चुपचाप बैठ के अपना सीख रहा था, समझ रहा था, जो आपने बातें समझाई उनको प्लान कर रहा था कि जो जो चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत, जो इधर उधर से हमने इतने सारे पॉडकास्ट में चीज़ें सीखी हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ कनेक्ट करके, बट बहुत मज़ा आया, बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिली है। बहुत बहुत आभार। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और लोगों को भी, मेरे को ऐसा लगता है, समझ आई होगी कि केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है। और अगर नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, सर को हम दोबारा बुलाएंगे। डेफिनेटली। थैंक यू सर। बहुत बहुत थैंक यू सो मच शो पे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।